नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे सौर मंडल के विषय में। जो हम चर्चा कर रहे थे उसी से आगे, इससे पहले हम 20 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं जो लगातार बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनकी व्याख्या भी हमने देखी थी। आज उसी से आगे हम देखेंगे 21 प्रश्न से सौर मंडल से जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर सौरमंडल आपका उसमें एक सिलेबस में एक पार्ट है या सौरमंडल उसमें लिया गया है दोस्तों सिलेबस में, तो यहाँ से यह प्रश्न आपको निश्चित तौर पर परीक्षाओं में फिर से पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 जो है आज का, कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक साइड उपग्रह हैं, दूसरे साइड उससे संबंधित ग्रह दिए गए हैं। उपग्रह कौन कौन है दोस्तों? एरियल, गनीमेड, चरोन, टाइटन। दोस्तों इसमें मिलान करना था हमें, जो इसका राइट आंसर है डी है। एरियल जो है यह यूरेनस का उपग्रह है। गनीमेड जो है दोस्तों यह बी का 2 हमारा बृहस्पति का उपग्रह है। चरोन जो है दोस्तों यह प्लूटो का ग्रह है। वैसे प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है 2006 के बाद। और टाइटन जो है यह शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न पूछा जाता है कभी कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन है दोस्तों, टाइटन शनि का ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनना है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है। नंबर 2, सूर्य मकर रेखा पर होता है। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में कहता है दोस्तों यह, कि जब ग्रीष्म संक्रांति होती है तब सूर्य कर्क रेखा पर होता है या मकर रेखा पर होता है, या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दोस्तों राइट आंसर इसका है 1 और 3 सही है इसमें, कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है उस समय। और नंबर जो 3 ऑप्शन था हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ग्रीष्म संक्रांति के दिन। और अगर सबसे बड़ा दिन है तो दोस्तों रात अपने आप छोटी हो जाएगी, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शुक्र, शनि, बृहस्पति या अरुण। दोस्तों जो सर्वाधिक ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं 67 हैं। शनि के 63 उपग्रह हैं, जबकि अरुण के 27 उपग्रह हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, स्टेरॉइड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति या शुक्र के बीच, बृहस्पति या अरुण के बीच, बृहस्पति या शनि के बीच, बृहस्पति या मंगल के बीच। दोस्तों जो स्टेरॉइड बेल्ट हैं यह बृहस्पति एवं मंगल के बीच के सूत्र ग्रहों को कहा जाता है। ये बृहस्पति तथा मंगल के बीच स्थित हैं। दोस्तों स्टेरॉइड बेल्ट मंगल एवं बृहस्पति के मध्य सूत्र ग्रहों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? नंबर 1 तारे, बी निहारिका, नंबर 3 उपग्रह, नंबर 4 क्षुद्र ग्रह या एंटेरॉइड। ग्रहों के चारों ओर चक्कर, जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं वैसे ही उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर था उपग्रह।
जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तथा वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे तारा कहते हैं। निहारिका तारों में ज्वारी पिंड होती है, जबकि शूद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? फैदम, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष, मानक मील। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर था प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंडों की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर इसकी व्याख्या देखें हम तो फैदम 6 फुट के बराबर होता है। इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदम से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्री मील को नाटिकल में भी मापते हैं। समुद्री मील को हम नाटिकल में भी मापते हैं। कभी फैदम के बदले अगर कह दे नाटिकल किसका मापक यंत्र है तो वह समुद्री गहराई का मापक यंत्र है। इससे समुद्र की सतही दूरी मापी जाती है। जो नाटिकल होता है इससे सतह की दूरी मापी जाती है समुद्र की, जबकि फैदम से समुद्र की गहराई मापी जाती है। दोनों में थोड़ा अंतर है दोस्तों। गहराई पूछे तो फैदम सतह की दूरी कहे तो नाटिकल से मापी जाती है समुद्र में। प्रकाश वर्ष वह दूरी जिससे कोई प्रकाश किरण 2,98,000 किमी लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड की गति से चलकर एक वर्ष में पूरा करती है। एक प्रकाश वर्ष 9.5 मिलियन किलोमीटर लगभग होता है, जबकि मानक मील 63,360 इंच की होती है। होना था दोस्तों, यह मंच की होती है हुआ है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 27, मैगेलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यम या कुबेर। सही उत्तर है दोस्तों बी बृहस्पति। जो मैगेलन अभियान है यह बृहस्पति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है? ये आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। ए बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, जबकि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र सायंकाल का सबसे पहले उगता या सुबह देर तक टिमटिमाता रहता है दोस्तों, इसीलिए इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, इसी कारण इसे शाम और सुबह का तारा कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। जो सबसे छोटा ग्रह है यह बुध है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे सायंकाल का तारा कहा जाता है? वही प्रश्न फिर से आया है दोस्तों, कई बार रिपीट होता है यह प्रश्न। शुक्र, काफ़ी इससे प्रश्न बनते हैं। सायं का तारा, सुबह का तारा, चमकीला और सबसे गर्म ग्रह, कई ऐसे प्रश्न जो बार बार इससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 पर हम चर्चा करें दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा नीला, सफ़ेद, काला या पीला। दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखेगा, क्योंकि प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन न हो सकेगा और जो सतह है आकाश का रंग है वह काला दिखेगा। प्रश्न नंबर 32 पर हम चर्चा करें कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः है शनि तथा प्लूटो, शनि तथा बुध, बृहस्पति तथा प्लूटो, बृहस्पति तथा बुध।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति तथा बुध। हालांकि यहाँ पर उत्तर में दे दिया है बृहस्पति तथा प्लूटो। प्लूटो को अगर हम देखें तो 2006 के बाद इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे बौना ग्रह माना गया है। और जो वर्तमान में ग्रहों की संख्या है अब 8 हैं। 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, जबकि वैज्ञानिकों ने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया। इस कारण से हम देखें सौरमंडल का वर्तमान में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों आकार के अनुसार बड़े छोटे क्रम में क्रमशः बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि इसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह है, अरुण के बाद वरुण के बाद पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि यम जो प्लूटो है यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। अतः ग्रहों में सबसे छोटा जो है वह बुध ग्रह है। दोस्तों यह पहले पूछा गया होगा, 1990 में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर दिया है बृहस्पति तथा प्लूटो। लेकिन वर्तमान में दोस्तों यह बृहस्पति तथा बुध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। दोस्तों इनका आप व्यास भी देख सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है। कभी कभी कोर्ट में पूछता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, छोटे क्रम में या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों यह सरल है, याद रखना, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर अरुण, वरुण, 4 ऐसे याद कर लिए। और उसके बाद पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल के बाद बुध, मंगल बुध और पृथ्वी शुक्र। आगे के हम देखें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ऐसे अगर आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। प्रश्न नंबर 33 पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, मध्य तरंगों का या पराबैंगनी तरंगों का। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों लघु तरंगों का। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है लघु तरंगों का। पृथ्वी कुल और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग लघु तरंगों के रूप में पाया करती है और इस अवशेषित ऊष्मा को दीर्घ तरंगों के रूप में वितरित करती है, जिसे भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। यह सूर्य तप एवं भौमिक विकिरण के संतुलन के कारण ही संभव हुआ है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 34। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। प्राचीन कल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, तृतीय कल्प। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राचीन कल्प। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पर पिंड के विकास से संबंधित है। अगर सबसे पहले धरातल पर कह रहा है, प्रथम कह रहा है, तो पहले प्राचीन में ही हुआ होगा। वह कल्प जो प्रथम धरातल पिंड में विकास से संबंधित था वह प्राचीन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 35 पर हम बात करेंगे। मंगल, मार्स तथा बृहस्पति, जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं अवान्तर ग्रह, निम्न ग्रह, उच्च ग्रह या पुच्छल तारे। दोस्तों जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य होते हैं उन्हें अवान्तर ग्रह कहा जाता है, शूद्र ग्रह कहा जाता है। दोस्तों उन्हें मंगल और बृहस्पति के मध्य जो करोड़ों किमी क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी को शूद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों इनकी अनुमानित संख्या लगभग
40,000 से अधिक है। ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। जैसे पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमण दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? ये आप सब लोग जानते हैं कि सही आंसर क्या है, पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल। पृथ्वी का जो रंग है दोस्तों वह नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर यह आकृति अंतरिक्ष से देखने पर स्पष्ट होती है, जो नीला दिखाई देता है। इसका कारण पृथ्वी पर जल की अधिकता है। पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में जल है और इसीलिए पृथ्वी की जो आकृति है आसमान से दिखाई देती है वह नीला दिखाई देती है। अंतरिक्ष से जो पृथ्वी की सतह दिखाई देती है वह नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य है। आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य समान तापी विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या समान वायुदाब विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या समान वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या समान सापेक्ष आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनोमलस जो है दोस्तों यह समान तापी विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समान तापी विषमता वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनोमल्स कहा जाता है। आइसोनोमल्स लाइन दोस्तों समान तापी विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, जबकि आइसोक्लाइन समान चुंबकीय गहनता वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसोक्लाइन कहा जाता है। जबकि आइसोलाइन चुंबकीय नति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोपोर दोस्तों चुंबकीय विषमताओं के समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगें सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तापी अवरक्त तरंगें या कास्मिक तरंगें, पराबैंगनी तरंगें या एक्सरे तरंगें। जो सही उत्तर है दोस्तों कि सौर तरंगें सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है वह तापी अवरक्त तरंगें। तापी अवरक्त बैंड तापी प्रदेश की प्रमुख वायुमंडलीय खिड़कियां प्रकाशित यांत्रिक क्रम विस्कों व विशिष्ट विकिरण तंत्र से प्रतिबिंबों की प्राप्ति फिल्म से अवसंवेदनशील है दोस्तों। पराबैंगनी तरंगें 0.3 UM से कम तरंग दैर्घ्य के विकिरण का ऊपरी वायुमंडल की ओजोन गैस में पूर्णतः अवशेषण होता है। अवशेषण गामा किरणें दोस्तों वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा विकिरण का पूर्णतः अवशेषण, अतः दूर संवेदन के लिए विकिरण की प्राप्ति नहीं। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सब जानते हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों जो अपने केंद्रवर्ती तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की कुल संख्या 8 है दोस्तों, 8 है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यम ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों वर्तमान में देखें तो। प्रश्न नंबर 40, दृष्टिगोचर तरंग दैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, 0.7 से 15.0 माइक्रोमीटर, या 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर, या 0.3 से 15.0 माइक्रोमीटर। दोस्तों, दृष्टिगोचर तरंग दैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकी इस स्पेक्ट्रम जो होती है वह 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है 2013 में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृष्टिगोचर तरंग दैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम में 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम आरोही क्रम में लगाइए कहता है? नीला हरा लाल पराबैंगनी, या पराबैंगनी नीला हरा लाल, या फिर सी पराबैंगनी लाल नीला हरा, डी हरा लाल नीला पराबैंगनी। जो सही उत्तर है दोस्तों, पराबैंगनी नीला हरा। पराबैंगनी नीला हरा लाल EMR स्पेक्ट्री बैंड का सही क्रम है आरोही क्रम है दोस्तों। छोटे से बड़े की ओर, कम से ज़्यादा की ओर को आरोही क्रम कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? श्वेत लाल और हरा, या बी नीला हरा और लाल, या सी पीला बैगनी और जम्बुकी नील, या डी हरा नीला और काला। दोस्तों, जो सही आंसर है इसका वह है बी नीला हरा और लाल को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नीला हरा और लाल रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है। दोस्तों, प्राथमिक रंग वो होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे की सहायता से अन्य रंग में बना सकते हैं, मतलब जिनकी सहायता से हम अन्य रंग बना सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? होता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पृथ्वी में, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना होगा दोस्तों, कि विभिन्न प्रकाश के संयोजन मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है, या फिर ऑप्शन बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, या सी 1 और 2 दोनों सही, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत हैं। दोस्तों, जो प्रकाश 7 रंगों का बैंड होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी पर संचरण के समय प्रकाश किरणों को धूल कणों, जल वाष्पों, विभिन्न गैसों से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फलस्वरूप नीले रंग का प्रकीर्णन होता है और आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 44, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी उल्काएं, डी पुच्छल तारा। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई देती है? उल्काएं वास्तव में दोस्तों ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगता है। यह कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इसमें लोहा, निकिल जैसे भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 45, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है? 2000 सेंटीग्रेड, या 3000 सेंटीग्रेड, या 4000 सेंटीग्रेड, या 5000 सेंटीग्रेड। दोस्तों, सूर्य का जो सतह का तापमान है वह लगभग 5000 से 5700 सेंटीग्रेड या 600 केल्विन माना जाता है। अतः विकल्प डी ही क्या है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 149 दशमलव
1,49,600 किमी या 1,94,600 किलोमीटर या 1,96,400 किलोमीटर या 1,46,900 किलोमीटर। जो सही उत्तर है दोस्तों इसका, पृथ्वी सूर्य से 1,49,600 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य का ऑर्बिट एक वृत्त न होकर अंडाकार है दोस्तों। आकार जो है एक अंडाकार आकृति की है सूर्य की, पृथ्वी की आकृति दोस्तों। पृथ्वी जिस कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है, अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, सबसे कम, जिसे उपसौरिका की स्थिति कहते हैं, जबकि 9.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चला जाता है, इसको अपसौरिका कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1,49,000 किलोमीटर है दोस्तों। यह आप लोगों को याद रखना है कि उपसौर किसे कहते हैं और सबसे नज़दीक कब होती है सूर्य और पृथ्वी। सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? जनवरी में दोस्तों, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक और 4 जुलाई को सबसे दूरी होती है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 47, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड या 1.3 सेकंड या 4 सेकंड या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यह लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटे की घटना भी होती है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य की रोशनी 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग यहाँ पृथ्वी पर पहुँचती है। इसी कारण ज्वार भाटे की घटना में चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। प्रश्न बन सकता है कि ज्वार भाटे में किसका अधिक भाग रहता है, तो किसके कारण अधिक होता है? तो वह सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा के कारण अधिक होता है। 1-2 प्रश्न और हैं जो जल्दी से देखेंगे दोस्तों। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल या वर्णमंडल या सूर्यकिरीट या सूर्य धब्बा। दोस्तों सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। संवहनी मेखला की स्थिति अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है, या हम कह सकते हैं इसका जो तापमान होता है 5000 सेंटीग्रेड से 5700 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। प्रकाश कई रंगों से बना हुआ है, जिससे कि कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशेषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशेषण होता है वहाँ वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ये आप सब लोग जानते हैं, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। यहाँ फिर से दिया गया है, बृहस्पति के 67, शनि के 62, अरुण के 27 व मंगल के 2 उपग्रह दिए हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। दोस्तों टाइटन एक तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नंबर 2, टाइटन जो शनि का उपग्रह है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। या तो पूछा जा सकता है शनि का सबसे बड़ा ग्रह, या फिर ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है, तो वह टाइटन है। बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध सबसे छोटा ग्रह एवं शुक्र सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि बुध सबसे छोटा एवं
ग्रम ग्रह एवं शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फेबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फेबोस एवं डीमोस दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखना है कि फेबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये आप सब लोग बचपन से जानते आए हैं। सौर स्पेक्ट्रम को कितने तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें? पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगें, एक्सरे या टेलीविजन तरंगें। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है सी सबसे पहले, यानी एक्सरे के बाद पराबैंगनी के बाद सूक्ष्म तरंगें, फिर डी टेलीविजन तरंगें। सौर स्पेक्ट्रम में उनके तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले एक्सरे, उसके बाद पराबैंगनी, फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर टेलीविजन तरंगें। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए संकेतों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। नंबर कारण आर है दोस्तों, वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर की ए स्पष्टीकरण नहीं करता है, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन दोनों सही हैं कि सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का वायुमंडल है और वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों 1 सेकंड का समय देकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी यह सीरीज जारी रहेगी और आप लोग अगर किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सौरमंडल अगर है तो आपको यह रिवीजन के लिए काफ़ी फायदा देने वाला है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी इनमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।